रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा में जो व्याकरण के पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर वाक्य भेद या वाक्य रूपांतरण की चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसे समझने के पहले हमें वाक्य किसे कहते हैं इसको पहले समझना होगा। आप सब जानते हैं मनुष्य या इंसान एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं को दूसरों तक भेजना चाहता है, अर्थात संप्रेषित करना चाहता है, और साथ ही दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के विचारों को सुनना चाहता है। अब इस आदान प्रदान की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाती है तो वह भाषा है, और भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने इच्छित व्यक्ति तक मन की बात आसानी से कह सकता है या उसकी बात को सुन सकता है। अब अर्थपूर्ण शब्द के मेल से जब वाक्य बनते हैं, सिर्फ शब्दों से बात नहीं की जा सकती, वाक्यों के द्वारा ही बात की जा सकती है, और वाक्य के कारण ही लिखित एवं मौखिक भाव और विचार का अर्थ आसानी से समझ में आता है। अब इस सारी चर्चा के आधार पर हम साधारण तौर पर यह कह सकते हैं कि जो सार्थक शब्द समूह है, ये साधारण तौर पर मैं कह रहा हूं, सार्थक शब्द समूह को ही हम वाक्य मानने की कोशिश करेंगे। अगर इसकी व्यवस्थित रूप से परिभाषा तैयार करने की कोशिश हम करेंगे तो इस प्रकार से हम उसे परिभाषा में बांध सकते हैं। शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित रूप जिससे हम अपनी भावनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे वाक्य कह सकते हैं। ये वाक्य की परिभाषा हम साधारण तौर से इसको मानने की कोशिश करते हैं। जब हमने वाक्य किसे कहते हैं ये समझा, तो अब हम आगे उसके अंगों को समझने की कोशिश करेंगे, और ये हमारे लिए समझना आवश्यक है, तभी वाक्य रचना हम समझ सकते हैं। वाक्य की परिभाषा तो हमने जानने की कोशिश की, लेकिन उसके अंगों को समझना या हिस्सों को समझना मैं अनिवार्य मानता हूं। तो उसको दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है, या उसके दो अंग हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। जहां तक उद्देश्य का संबंध है, हम उस उद्देश्य किसे कहेंगे? साधारण तौर पर, यह व्याकरणिक शुद्धता के रूप में नहीं, साधारण तौर पर जो वाक्य में कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, और विधेय जो वाक्य में क्रिया होती है, जो बचा हुआ जो भी भाग है कर्ता के बाद, वह उसको हम विदेश मानेंगे। यहाँ उद्देश्य का विस्तार या विधेय का विस्तार, इसके संबंध में हम चर्चा नहीं करेंगे, आप उसको समझ चुके होंगे। सिर्फ संक्षेप में उद्देश्य या वाक्य के जो हिस्से हैं, अंग, इसलिए मैंने लेने की कोशिश की कि मुझे लगा कि यहाँ ये लेना चाहिए वाक्य को समझने के लिए। तब उद्देश्य को हम समझेंगे। जिसके बारे में बात की जा रही है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में चर्चा हो रही है उसे हम उद्देश्य कहेंगे, अर्थात कर्ता के बारे में ही होती है, तो कर्ता को हम उद्देश्य मान सकते हैं साधारण तौर पर। ठीक उसी प्रकार से हम विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, अर्थात कर्ता को छोड़कर जो भी बात बचती है वह विधेय, क्योंकि वह उद्देश्य के बारे में अर्थात कर्ता के बारे में ही होती है। तो ये दो हिस्से हैं, दो अंग हैं वाक्य के, उसको हमने समझा। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, फरहान लातूर में रहता है। यह हमारे सामने एक वाक्य है। अब इस वाक्य में देखिए, फरहान कर्ता है, कर्ता के बाद अर्थात उसको हम उद्देश्य मानेंगे, और लातूर में रहता है यह विधेय है, और इसको हम विधेय समझने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ फरहान हमारे लिए उद्देश्य है, इस वाक्य में फरहान उद्देश्य है और लातूर में रहता है यह विधेय है। तो ऐसे किसी भी उदाहरण को लेकर आपको उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जहां तक मैं बताने की कोशिश करना चाहता हूं वो यह है कि यहाँ फरहान तक अगर हम आएंगे तो ये कर्ता है, ये उद्देश्य है, और लातूर में रहता है ये विधेय हमारे लिए है। इतना समझना हमारे लिए काफी है। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन से हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे वाक्य के दो भेद हैं वाक्य के मुख्य रूप से। एक अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं जो 8-10 प्रकार के हैं। उसी प्रकार से रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं जो 3 हैं। 10वीं CBSE के पाठ्यक्रम में द्वितीय भाषा हिंदी में, और वो ब पाठ्यक्रम में उसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद या वाक्य रूपांतरण को रखा गया, जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब तक की जो प्रस्तावना मैंने आपके सामने रखी, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यही था कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग कौन से हैं,
उसको समझना, और वाक्य के मुख्य भेद कितने हैं उन भेदों को जानना। जो दो भेद हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अब हमारा मुख्य विषय है रचना के आधार पर वाक्य भेद को समझना। अब ये रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। उसमें पहला भेद है सरल वाक्य, दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य, और तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। अब 10वीं के पाठ्यक्रम में यह माना गया है कि इन 3 वाक्यों के उदाहरणों सहित चर्चा को स्वीकारना, और चर्चा करने के बाद मुख्य रूप से परीक्षा में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इनमें से वाक्य दिए जाएंगे और उन वाक्यों का परिवर्तन करना है। अर्थात सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में, इस प्रकार से सूचना के अनुसार परिवर्तन करने के लिए अब तक 10वीं कक्षा में जो प्रश्न पूछे गए प्रश्नों में यही प्रश्न आए हैं। तो उस दृष्टि से भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले ये मैं कर्तव्य समझता हूं अपना कि मैं सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, उनके उदाहरणों सहित, परिभाषा सहित उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सरल वाक्य के संबंध में हम चर्चा आज करने की कोशिश करेंगे और सरल वाक्य की परिभाषा को समझेंगे। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही कर्ता, एक ही क्रिया होती है, या जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। आसानी से जिस वाक्य में एक कर्ता या एक क्रिया, अथवा जिस वाक्य में एक उद्देश्य या एक विधेय, इसलिए मैंने उद्देश्य और विधेय की चर्चा या अंगों की चर्चा पीछे की थी, इसके पीछे वही उद्देश्य था। और यहाँ देखिए, किसी भी वाक्य में एक उद्देश्य है और एक विधेय है, तो वह सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, या सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जा सकता है। अब इस जहां तक सरल वाक्य का संबंध है, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय, अर्थात कर्ता यहाँ उद्देश्य होता है, उद्देश्य अर्थात कर्ता है, और विधेय अर्थात क्रिया है, क्रिया अर्थात विधेय है। जैसे एक उदाहरण फिर मैं आपके सामने रख रहा हूं, फरहान पढ़ाई करता है, फरहान पढ़ाई करता है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि एक उद्देश्य है, अर्थात फरहान करता है, वो उद्देश्य है, उसको हम कर्ता भी कहेंगे और उद्देश्य भी कहने की कोशिश करेंगे। और विधेय भी एक ही है, जिसे हम क्रिया कह सकते हैं, पढ़ाई करता है। पढ़ाई करता है ये विधेय है, पढ़ाई करता है ये क्रिया है, और फरहान ये उद्देश्य है और फरहान हमारे लिए करता है। इस आधार पर इसको हम संक्षेप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जब वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है तो वह सरल वाक्य होता है। अतः इस ऊपर के उदाहरण को अगर हम देखेंगे, फरहान पढ़ाई करता है, इस वाक्य में फरहान उद्देश्य है, पढ़ाई करता है विधेय है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह सरल वाक्य का उदाहरण है। तो अब इसी बात को थोड़ा सा प्रमाणित करने के लिए कुछ हम सरल वाक्य के उदाहरणों को देखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ उदाहरण मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उदाहरणों को बताने की कोशिश करूंगा, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे भारतीय लोग संस्कारी होते हैं, ये पहला वाक्य है। इस पहले वाक्य को अगर हम लेकर सोचने की कोशिश करेंगे, भारतीय लोग ये संस्कारी होते हैं। इस वाक्य में उद्देश्य भी है और विधेय भी है। अनीता नाचती गाती है, इस दूसरे वाक्य को भी हम लेकर सोचने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ उद्देश्य और विधेय दोनों चीजें हैं। अनीता उद्देश्य के रूप में है, नाचती गाती है ये विधेय के रूप में है। फरहान हंसकर बोला, यहाँ भी उद्देश्य फरहान है, हंसकर बोला ये विधेय है। बादल घिरते ही मोर नाचने लगा, यहाँ पर भी उद्देश्य और विधेय दोनों है, ये सरल वाक्य है। तुम पढ़कर सो जाना, यहाँ पर भी उद्देश्य है और विधेय है। रवि की कलम छूटकर गिर गई, इस वाक्य में भी उद्देश्य और विधेय, मगर यहाँ उद्देश्य और विधेय अलग अलग पद्धति से पहले वाक्य से लेकर छठे वाक्य तक मैंने रखने की कोशिश की है, ताकि समझने में हमें आसानी हो। फिर एक बार इसके संबंध में मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करूंगा। जहां तक सरल वाक्य का संबंध है, सरल वाक्य में एक कर्ता और एक ही विधेय होता है। अर्थात जहां तक सरल वाक्य का संबंध, ऐसा कोई नियम नहीं है। आगे अगर हम कहेंगे, कभी कभी सरल वाक्य में कर्म भी आएगा, और कर्म आने के बाद वो कर्म को भी हम विधेय में सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? एक कर्ता और एक क्रिया, अर्थात सरल वाक्य। किसी भी सरल वाक्य में कर्ता और
क्रिया होना आवश्यक है। यहाँ हम रुकते हैं। इस पहले भाग में सरल वाक्य की चर्चा की, अगले भाग में दो भेदों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।